ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जिसका नाम है हाथ मेळवीए। स्टैंडर्ड 10 गुजराती इंग्लिश मीडियम यानी कि सेकंड लैंग्वेज में ये आने वाली पोएम है। अच्छा, ये पोएम काफी सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है एंड फिर उस वक्त हमेशा एक ही क्वेश्चन बोलते हैं कि सर बेटर है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर कर ले, तो आप हमें वो समझा दो तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। तो आज हम वही कर रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगता है वैसा हम करेंगे ताकि आपके मार्क्स आपको इजीली मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की ये पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए कि ये पोएम भी हमें समझनी है वापस से, तो हमारे माधव लैंग्वेज क्लासेस के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर सब्जेक्ट को पसंद करिए एंड गुजराती के अंदर आपको इजीली इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर से। तो कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी हम वन लाइन आंसर लिखते हैं तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करिए ताकि जो आपके चेकर है उसको इजीली उसका आंसर मिल जाए एंड आपके मार्क्स भी आपको इजीली मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि कवि खाली हाथમાં શું હોવાનું અનુભવે છે? કવિ ખાલી હાથમાં ઉષ્મા यानी हीट અને થડકારો यानी कि સપોર્ટ ये હોવાનું અનુભવે છે। કવિ અજાણ્યા માણસને શું કહે છે? કવિ અજાણ્યા માણસને કહે છે કે લાવો તમારો હાથ મેળવીએ, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब होता है। कवि अजाणी व्यक्तिना हाथમાં શું શું હોવાની વાત કરે છે? तो कवि अजाणी व्यक्तिना हाथમાં धन, सत्ता અને કીર્તિ ये तीन वर्ड आएंगे। 1 2 3 धन, सत्ता एंड कीर्ति આ ત્રણ વસ્તુ હોઈ શકે માને છે। કવિ અજાણી વ્યક્તિના હાથમાં હાથ મેળવીને શું મેળવવાની ખેવના, ખેવના બોલે તો ઈચ્છા, આ કાવ્યમાં વ્યક્ત કરી છે। તો કવિ અજાણી વ્યક્તિના હાથમાં હાથ મેળવી નવી ઉષ્મા અને થડકારો મેળવી તેની ખેવના ઈચ્છા કાવ્યમાં વ્યક્ત કરી છે। कवि अजाणी व्यक्तिनी समक्ष मतलब उसके सामने हाथ शा माटे लंबावे छे? तो उसका आंसर है कि अजाणी व्यक्ति साथे हाथ मेळववा माटे कवि पोतानो हाथ एना तरफ लंबावे छे कि अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं आप भी मुझे सपोर्ट करोगे। नाउ ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। कवि हाथमा हाथ मेळव्या पछी આગળ ઉપર ક્યાં પહોંચવાની કલ્પના કરે છે? એન્ડ दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि कवि अजाणी व्यक्ति हाथમાં हाथ મેળવી કઈ ઊંચાઈ સુધી પહોંચવાની ભાવના વ્યક્ત કરે છે? તો उसका आंसर है कवि જણાવે છે કે અજાણી વ્યક્તિના હાથમાં હાથ મેળવીને તેઓ એકમેકના હૃદય मतलब हार्ट तक पहुंचना चाहिए। उसके भाव उसकी फीलिंग को समझना चाहिए, भाव भेड़वा यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से पूछते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वर्ड यहाँ पर चेंज होता है ऊंचाई एंड यहाँ पर होती है कल्पना, ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवि हाथ वड़े बिन आवड़त थी क्यू क्यू कार्य, कौन कौन सा कार्य थયું હોવાનું કવિ જણાવે છે? तो कविना हाथ वड़े बिन आवड़त थी सारा अथवा तो नठारा, नठारा यानी कि खराब, आप खराब लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी वर्ड है खराब। नठारा एम अनेक कार्य थया हशे एम कवि जाणे छे। नेक्स्ट है कवि हाथ मेळवीए ए काव्यनी प्रथम पंक्ति अने अंतिम पंक्तिनी विशेषता जणावो। तो प्रथम पंक्ति ए छे के काव्यनी अंतिम पंक्ति पण ए ज छे। हाथ मेळवीए ए काव्यनी प्रथम पंक्ति छे अने आज काव्य अंतिम पंक्ति छे कि लाओ तमारा हाथ मेळवीए। तो हाथ मेळवीए एंड में भी हाथ मेळा मतलब हमारा ये कार्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे के सपोर्ट के आधार, आप समझ सकते हो कि देखो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े एंड पशु एंड पक्षी, हर किसी की प्रगति नहीं हुई, सिर्फ मनुष्य की क्यों हुई? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग रहते हैं, इसके कारण से। ठीक है, नाउ टू लाइन आंसर में हमेशा आपको सिखाया है कि जब भी आप आंसर लिखो तो यार राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 डैश करना है। पहले तो काव्य का नाम लिख दो, फिर उसके कवि का नाम लिखो एंड फिर साहित्य प्रकार लिखो, फिर हमेशा आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप दो आंसर के बीच में ऐसा गैप रखो और यहाँ पर पेंसिल से लाइनिंग कर दो तो लुक बहुत अच्छा आएगा। प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए आपका, भले आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, चलता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिखा है तमारा हाथમાં શું શું છે? હાથ મેળવીએ કાવ્યમાં કવિએ બે પ્રકારના હાથની વાત કરી છે। કવિ જણાવે છે કે તમારા હાથમાં ધન હોય,
સત્તા હોય અથવા તો કીર્તિ પણ હોય. તો બીજી તરફ કવિ જણાવે છે કે આમાંનું કશું ન હોય એવા તમારા ખાલી હાથ પણ ઉષ્મા યાની કે સપોર્ટિંગ અને થડકો એમ તમારા હાથ खाली तो નથી જ, कुछ ना कुछ तो हमेशा होता ही है. ठीक है. नेक्स्ट है मानवीना हाथ क्या क्या कामो करे છે. માનવીના હાથ અનેક કામો કરે છે. દરેક માનવીના બંને हाथों પોતાની आजीविका यानी कि अर्निंग का साधन, उसको आजीविका कहते हैं. जैसे आपके पापा धंधा या नौकरी करते हैं तो उसकी आजीविका कहते हैं. ठीक है. એ મેળવવાના વિવિધ કાર્ય કરે છે. આવા કામોના તેની ફાવટ मतलब एक्सपर्ट है या आवड़त होती है અને ક્યારેક એમાં બિન આવડતથી પણ होती है. मतलब किसी को आता है किसी को नहीं आता, उस काम पर सीखते हैं धीरे धीरे. આમ કવિ આ કાવ્યમાં જણાવે છે કે માનવીના બંને હાથોમાં ये बिन आवड़त थी सारा અને नठारा, सारा पण काम થાય ને खराब पण काम થાય. देखो छोटे थे तब क ख ग लिखना सीख रहे थे तो उस वक्त हमें आता था, पर धीरे धीरे के देखो आज हमें अच्छा भी लग रहा है और अच्छा आ रहा है. पर कभी कभी हमारा क खराब भी हो जाता है. तो आवड़त भी है आपके हाथ में और बिना आवड़त भी है, होता तो सब कुछ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यમાં કવિ કયો ભાવ પ્રગટ થાય છે. હાથ મેળવીએ કાવ્યમાં કવિએ હાથ લંબાવી અન્યનો હાથનો સાથ મળે અને તેના દ્વારા વ્યક્તિના હાથ સુધી પહોંચી શકાય તેનો ભાવ વ્યક્ત થયો છે. હાથ ફેલાવીને ધન, સત્તા, કીર્તિ, લાલસા કવિને નથી, પરંતુ માત્ર મિત્રતાનો ભાવ તેણે વ્યક્ત કર્યો છે. કવિ જણાવે છે કે તેની સામેની વ્યક્તિ અજાણી હોય તો પણ તેની સાથે મૈત્રી અને તે પરસ્પરના હૃદયને ભેળવવાની ખેવના ઈચ્છા कवि यहाँ पर जंखे છે यानी वो उसकी चीज की क्यूरियोसिटी है એવું આ કાવ્યમાં તેણે જણાવ્યું છે. मतलब कोई भी व्यक्ति हो हमेशा आप अगर सपोर्ट करोगे तो ही तो इंसान आगे बढ़ेगा. ठीक है. नाउ लॉन्ग आंसर की ओर देखते हैं. लॉन्ग आंसर में 3 पार्ट में डिवाइड करना है. पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा जिसमें हम कवि को रिस्पेक्ट के साथ देंगे, श्री ऐसा लगा के देंगे. ठीक है. फिर उसका साहित्य प्रकार एंड काव्य का नाम और बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है. यानी ગુજરાતીમાં લખાય ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. ऐसा एक पैराग्राफ वाइज बताओगे, फिर आंसर लिखोगे और फिर आ प्रमाणे, आ रीते, आप आम कॉमा करके क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर देना चाहिए. ठीक है. तो ये पैराग्राफ भी लास्ट वाला भी एंड अलग होना चाहिए, ये बीच वाला भी अलग होना चाहिए और इंट्रोडक्शन वाला भी अलग होना चाहिए. ना हम देखते हैं ये लॉन्ग आंसर. आ बे खाली हाथમાં કેટલું છે પંક્તિ સમજાવો. ખાલી હાથ શબ્દ પ્રયોગના બે ભાવ કવિ સરળતાથી વ્યક્ત કર્યો છે. ધન, સત્તા, કીર્તિ ન હોય તેવા ખાલી હાથ, આ ભાવ કવિ શરૂઆતની પંક્તિમાં દર્શાવે છે અને પછીની પંક્તિ દ્વારા કવિ જણાવે છે કે માત્ર ખાલી હાથમાં હાથ જો મળી જાય તો પણ એ આવકાર્ય જ હોય છે. કવિ જણાવે છે કે ખાલી હાથમાં પણ આપકો સપોર્ટ देने के लिए ઉષ્મા તો હોતી ही है ना. ખાલી હાથમાં અનેક પ્રકારનું કાર્ય કરવા માટે થનગનાટ તો હોતા ही है, હોય જ છે. કવિ આગળ જણાવે છે કે તમારો હાથ ખાલી છે જ નહીં, તમારા તરફ લંબાવેલા હાથમાં તો માત્ર ખાલી હાથ તમને ભેળવી દો તેના પરસ્પર હૃદયના ભાવ સુધી આ પહોંચી શકાય છે. આપણા બંનેના હાથ વડે બિન આવડતથી પણ આપણે સારા અને નઠારા કાર્ય બધું જ સારા અને ખરાબ કાર્ય સુધારવાનો મોકો મળે છે. આ પ્રમાણે બંને નિસ્વાર્થ ભાવો ભેગા મળી અને ચોક્કસ પ્રકારના એકબીજાના પરસ્પરના સારા કાર્યો કરી શકાય. આમ આ કાવ્યમાં સમજાવવા માંગે છે. क्लियर. नाउ ये जो आंसर है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है. ठीक है. वैसे देखने जाए तो ये आंसर भी वही है, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये आप ज्यादा अच्छी तरह से लर्न करिएगा. दोनों सिमिलर ही है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है. तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो इसको लर्न करिएगा, जो अच्छा लगे ये भी है वो भी है. ठीक है. नाउ आगे देखते हैं. व्याकरण पाठ है. समानार्थी शब्द है. कीर्ति का मतलब होता है नामना, ख्याति, यश, धन, पैसा, संपत्ति, हाथ, हस्त, कर, हृदय, उर और दिल, थड़को यानी थड़कारो, उष्मा यानी गरमावो, हुफ है ना, सपोर्ट करना, बिन आवड़त यानी नहीं आता उसको कहते हैं आवड़त वगरनु. ऑपोजिट है कीर्ति, अपकीर्ति, आवड़त, बिन आवड़त, सारू, नठारू, जानी, जानिया, जानीता, खाली, भरेलू. नाउ यहाँ पर ये पोएट्री के अंदर से मैंने 5 लाइन ली है. मारे कशानु कामना, खाली तमारो हाथ, खाली तमारो हाथ, नाना આપણા આ બે ખાલી હાથમાં કેટલું છે. આપણા આ હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો,
अरे एना वडे आओ परस्पરના હૃદયના ભાવને મેળવીએ. नाउ इसके अंदर से क्वेश्चन बनाया कवि केवो हाथ मेळवવાની વાત કરે છે. आपको इसका राइट आंसर ढूंढना है इसके अंदर से ही, ठीक है। तो फटाफट से नोटबुक और पेन ले लो हाथ में, 1 to 10 नंबर्स डाल देना है, कितने, 1 से 10, ठीक है। और उसके अंदर इसका राइट आंसर लिख देना है, जो भी राइट आंसर है इसके अंदर से फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर से आपको इसका राइट आंसर ढूंढना है, ठीक है। कभी खाली हाथ में शू समायेलू छे, तो कितने हो गए, इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों आंसर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने और 8 एमसीक्यू दे रखे हैं, बहुत ही इजी आपके लिए बन जाएगा, आपको इस पोएम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपके हो गए कितने, 2 वो वाले आगे वाले स्लाइड के, और इसके 8, टोटल हो गए 10। अब 10 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, कितने आपने स्कोर किए, ठीक है। तो आई विश आपको लॉन्ग आंसर, 2 लाइन आंसर, 1 लाइन आंसर एंड ग्रामर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे बताइएगा। पर आज का एक सवाल आपके लिए है ना, आपने सुना होगा नाम, एक वेटिकन सिटी नाम का एक है, जहाँ पर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वहां पर सबसे ज्यादा जाते हैं। एंड मक्का मदीना जो मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। आपको ये पता है कि ये दोनों जगह यानी कि वेटिकन सिटी एंड प्लस मक्का मदीना, दोनों का प्लस कर देंगे ना, तो उससे भी ज्यादा श्रद्धालु या कह सकते हैं भक्तजन, उससे ज्यादा, है ना, दोनों को मिलाने के बाद भी ज्यादा। इंडिया का एक ऐसा मंदिर है, ऐसा नहीं, 2 मंदिर है जहां पर लोग हर रोज जाते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन से 2 मंदिर है जो इन दोनों को प्लस करने के बाद भी ज्यादा संख्या होते हुए यहाँ पर जा सकते हैं। आपको इसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे आपको जवाब मिले मुझे कमेंट्स बॉक्स में लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 10 जो नथी के ऊपर है, माँ के ऊपर है, बहुत बढ़िया है। मैं उसको लाइन वाइज आपके सामने रखूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी देने वाला हूँ, तो इसका जरूर इंतजार करिए। अगर ना मिले तो आपको क्या करना है, माधव लैंग्वेज क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाओ, अपना सब्जेक्ट पसंद करो, अपने आप से आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, कोई भी डाउट्स है तो आपको मुझे बताना ज़रूरी है। आप जितना मुझे बताओगे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।